Hello everybody, so today we will continue the rise of nationalism in Europe and today we will complete the second part of the chapter. Okay, ये जो पूरा second part है आज we will complete that and देखो हिस्ट्री के अंदर इस चैप्टर में फर्स्ट और सेकंड पार्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बाद जितने भी पार्ट्स हैं थर्ड फोर्थ वो काफ़ी इजी हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. ठीक है, फर्स्ट पार्ट पहले मैंने आप लोगों को ख़त्म करा दिया था लास्ट क्लास में. वी स्टार्टेड दी सेकंड पार्ट. ठीक है, एंड सेकंड पार्ट में यहाँ तक ख़त्म हो गया था. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है, सो यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में वोटिंग से रिलेटेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं. ठीक है, कि किस पीरियड ऑफ टाइम पे कौन से लोगों को वोटिंग राइट्स मिले थे. ठीक है, सबसे पहले आप लोग को एक वर्ड दैट इज सफ्रेज. सफ्रेज वर्ड का मतलब पता होना चाहिए. सफ्रेज वर्ड का मतलब होता है राइट टू वोट. ठीक है, तो नाउ देयर आर टू वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज रिवॉल्यूशनरी फ्रांस. ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरी फ्रांस मतलब कि ऐसा टाइम जब फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था. ओके, द सेकेंड पॉइंट इज प्री रिवॉल्यूशनरी डेज. इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले वाले टाइम को बोला जाता है प्री रिवॉल्यूशनरी डेज. ठीक है, तो दो पॉइंट्स होते हैं. सबसे पहले तो रिवॉल्यूशनरी डेज या फिर रिवॉल्यूशनरी फ्रांस. रिवॉल्यूशनरी फ्रांस या फिर रिवॉल्यूशनरी डेज मतलब कि ऐसा टाइम जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था फ्रांस में. ठीक है, और प्री रिवॉल्यूशनरी डेज मतलब कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले वाले टाइम को बोला जाता है प्री रिवॉल्यूशनरी डेज. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे ओके लेट मी जूम इन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे ज़्यादा लोगों को राइट टू वोट नहीं मिला था. ओके, राइट टू वोट सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को मिला था. ठीक है, ऐसे मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और सारी की सारी वुमेन उनको राइट टू वोट नहीं मिला था. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को राइट टू वोट मिला था. ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है रिलेटेड टू जैकोबिन्स. ठीक है, जैकोबिन्स के अंदर थोड़ा सा टाइम था जब सारे के सारे मेल इंसानों को सफ्रेज मिला था. यानी कि जितने भी मेल थे चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो चाहे नहीं हो सबको राइट टू वोट मिला था अंडर जैकोबिन्स. ठीक है, थर्ड पॉइंट है नेपोलियनिक कोड. ठीक है, नेपोलियनिक कोड जब इम्प्लीमेंट किया गया था तब भी सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सफ्रेज यानी कि लिमिटेड राइट टू वोट दे दिया गया था. ओके, और नेपोलियनिक कोड के अंदर क्या लिखा हुआ था कि वुमेन को राइट नहीं है वोट करने का. ओके, तो आप लोग की बुक में लिखा हुआ है कि थ्रू आउट द 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी. ठीक है, थ्रू आउट द 19th सेंचुरी मतलब कि 1800 से लेकर 1900 तक जितना भी पीरियड था उसको बोलते हैं 19th सेंचुरी. एंड अर्ली 20th सेंचुरी मतलब कि 1900 से लेकर 1930 1940 के पीरियड को बोलते हैं अर्ली 20th सेंचुरी. ठीक है, तो थ्रू आउट द 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में वुमेन और जितने भी नॉन प्रॉपर्टीड मैन हैं. ठीक है, ऐसे मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और सारी की सारी वुमेन उन सब लोगों ने स्ट्रगल किया कि उनको भी राइट टू वोट मिले और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हों. ठीक है, सो ये दिस होल पैराग्राफ इज रिलेटेड टू द वोटिंग. ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट मैंने आप लोग को बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को राइट टू वोट था. ठीक है, ऐसे मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और सारी की सारी वुमेन उनको राइट टू वोट नहीं मिला था. दूसरा पॉइंट मैंने आप लोग को बताया जैकोबिन के टाइम पे सबको राइट टू वोट मिल गया था. और तीसरा पॉइंट मैंने आप लोग को बताया कि नेपोलियनिक कोड के टाइम पर भी जब नेपोलियनिक कोड इंप्लीमेंट किया गया था तब भी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को राइट टू वोट दिया गया था. ठीक है, उसके बाद ये हो गया वोटिंग से रिलेटेड पैराग्राफ. ओके, नाउ कम्स द मार्केट एंड ट्रेड. ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड होता है जिसका ओके लेट मी राइट इट हियर. लेट मी सर्च. ओके, हियर इज द वर्ड टैरिफ बैरियर्स. ठीक है, टैरिफ बैरियर्स या फिर कस्टम बैरियर्स. ठीक है, तो टैरिफ बैरियर्स या फिर कस्टम बैरियर्स क्या होते हैं कि जब एक जगह से दूसरी जगह तक कुछ भी जाता है. ठीक है, कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तब कोई टैक्सेस लगते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आज के टाइम पे इंडिया से कोई चीज़ यूएस से गई तो कुछ टैक्सेस लगेंगे. यूएस से कोई चीज़ इंडिया आई तो कुछ टैक्सेस लगेंगे. ठीक है, तो उसको बोला जाता है कस्टम बैरियर्स या फिर टैरिफ बैरियर्स. ठीक है, तो आप लोग को टैरिफ बैरियर्स का मतलब पता होना चाहिए. जब एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स और सर्विसेज जाते हैं तब जो टैक्स लगता है उसको बोला जाता है टैरिफ बैरियर्स. ठीक है, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक
आप लोग की बुक में इकोनॉमिकली बताया गया है कि इकोनॉमिकली क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है, उस टाइम पे। तो देखो सबसे पहले बताया गया है कि इन इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। मतलब कि उस टाइम पे जो इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म मतलब उस टाइम पे इकोनॉमिक्स स्फीयर में फ्रीडम किसको बोला जाता था, जब अगर स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस हट जाएं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक अगर उन लोग को कोई गुड्स और सर्विसेज भेजनी हो, ठीक है, बिना रिस्ट्रिक्शन के, राइट, तो उसको बोलते हैं कि स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस का हटना, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर एक जगह से दूसरी जगह उन लोग को कुछ भी भेजना होता था तो बहुत टैक्सेस लगते थे, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते थे, ठीक है। बट जितने भी लोग थे वो ये चाहते थे कि इकोनॉमिक स्फीयर में उनको फ्रीडम मिल जाए, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक जब गुड्स जाएँ तो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो। ओके, सो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास, मतलब कि मिडिल क्लास ने डिमांड करी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जब गुड्स जाएं तो कोई भी टैरिफ बैरियर्स ना लगे, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना लगे। ओके, अब आप लोग की बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ओके, तो उस टाइम पे नेपोलियन ने क्या करा था कि 39 पार्ट्स बना लिए थे, ठीक है, 39 कॉन्फेडरेशंस बना ली थी छोटी छोटी, ठीक है, और हर कॉन्फेडरेशन का अलग अलग सिस्टम था वेट्स और मेजर्स का, ठीक है। आप लोग की बुक में भी बताया गया है कि 39 कॉन्फेडरेशंस बना ली थी और हर पार्ट का, ठीक है, हर पार्ट की अलग अलग करेंसी थी, अलग अलग सिस्टम था वेट्स एंड मेजर्स का, ठीक है। तो उन 39 कॉन्फेडरेशंस में से अगर एक मर्चेंट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर रहा है, आप लोग की बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है, अगर एक मर्चेंट 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक ट्रैवल कर रहा है तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि उसको 11 बार टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, और एक बार के टैक्स में उसको 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, ठीक है, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं, ठीक है, 29 स्टेट्स हैं टोटल। अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाने में गुड्स और सर्विसेज को 11 बार कस्टम बैरियर्स फेस करने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब कि 11 बार कोई टैक्सेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट है 10 रुपये का, ठीक है, अगर वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जा रहा है तो उसको 11 बार टैक्सेस फेस करना पड़ेगा, मतलब कि 10 रुपये के बिस्किट की वैल्यू 11 बार टैक्सेस पे करने के बाद हो जाएगी 50 रुपये तक, ठीक है। सो इसी तरीके से आप लोग की बुक में भी बताया गया है कि अगर कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता था तो उसमें बहुत सारे कस्टम बैरियर्स फेस करने पड़ते थे और बहुत बार टैक्स भरना पड़ता था, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक उस टाइम यूनिट थी विच वॉज नोन एज LA, ठीक है। LA जो थी, आज अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोग कोई कपड़े खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग सेंटीमीटर मीटर में मेजरमेंट्स कराते हैं, ठीक है। तो हर जगह अगर मैं इंडिया की बात करूँ, राजस्थान, कन्याकुमारी, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, वेस्ट बंगाल, हर जगह 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, सेम ही मेजर किया जाता है, ठीक है, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर सेम ही मेजर किया जाता है, ठीक है। इंडिया, USA, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, हर जगह ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं 1 किलोमीटर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बट उस टाइम पे इतना आई कैन से इरेशनल सिस्टम था कि LA एक कपड़े के मेजरमेंट की यूनिट थी, ठीक है, उस LA की वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग फ्रैंकफर्ट में कपड़े खरीदेंगे तो आप लोग को 54.7 सेंटीमीटर ऑफ कपड़ा मिलेगा, ठीक है, मतलब कि फ्रैंकफर्ट में 1 LA वॉज इक्वल्स टू 54.7 सेंटीमीटर क्लोथ, ठीक है। मेंस में 1 LA was equals to 55.1 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ, ठीक है। न्यूरेमबर्ग में 1 LA was equal to 65.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सारी यूनिट्स हैं ये आप लोग की बुक में बता रखी हैं, ठीक है। जबकि आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता, ठीक है, आज के टाइम पे हर जगह 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर ही है। ओके, सो इस तरीके से आज के टाइम पे बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम है, तो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने आप लोग को 2 एग्जांपल दिए, एक मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया कि उस टाइम 39 कॉन्फेडरेशंस में डिवाइड हो गया था, दूसरा मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया LA का, ठीक है। सो ये जो कंडीशंस थी इकोनॉमिक्स, ये जो कंडीशंस थी ये बहुत वर्स होती जा रही थी, ठीक है। इस तरीके से जो इकोनॉमिक एक्सचेंज था उसको इकोनॉमिक एक्सचेंज बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह तक माल इजीली नहीं पहुंचाया जा सकता था। ओके, तो उसके बाद 1834 में एक कस्टम यूनियन था जिसका नाम था ज़ोलिवेरिन एक कस्टम यूनियन था जिसको
प्रूशिया ने बनाया था, ठीक है, और प्रूशिया ने ज़ोलिवेरिन को बनाया था और उसके बाद बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने भी उसको ज्वाइन कर लिया था। ओके, तो ये जो कस्टम यूनियन था ये क्या बोलता था कि जितने भी टैरिफ बैरियर्स हैं, मतलब कि जितने भी टैक्सेस हैं, अगर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं तो जितने भी टैरिफ बैरियर्स हैं उसको रिमूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। इस कस्टम यूनियन दैट इज ज़ोलिवेरिन ने क्या करा कि नंबर ऑफ करेंसीज को 30 से 2 में रिड्यूस कर दिया, ठीक है। उस टाइम 30 करेंसीज थी, 30 टाइप ऑफ करेंसीज थी, उसको 2 में रिड्यूस कर दिया। और उसके बाद उन्होंने एक सिस्टम बनाया रेलवेज का, ताकि एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स और सर्विसेज बहुत इजीली पहुंच सके और नेशनल यूनिफिकेशन हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग की बुक में ज़ोलिवेरिन के बारे में बताया गया है, जो कि एक कस्टम यूनियन था जिसने बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस हो सके, ठीक है। उन्होंने मेक श्योर करा कि एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स बहुत ईजिली ट्रांसफर हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब होता है? कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि सोसाइटी में कोई चेंज ना हो और जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन हैं सोसाइटी में वो सारे प्रिजर्व करके रखें, ठीक है। आप लोग की बुक में भी यही लिखा हुआ है कि कंजर्वेटिव्स लोग जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी में उसको प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए और कोई भी नए चेंजेस नहीं होने चाहिए सोसाइटी में। ओके, सो कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हेरारकीज मतलब कि जो सोशल डिवीजन होता है, ठीक है, उन सबको प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए और उन सबको चेंज नहीं करना चाहिए। मतलब जैसी चीज़ें हैं, मतलब किंग रूल कर रहे हैं, मोनार्की है, चर्च है, ठीक है, सोसाइटी में सोशल डिवीजन है, उन सबको कुछ भी चेंज नहीं करना चाहिए और वो सब प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए। ओके, तो अब आप लोग की बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न ऑफ सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। प्री रिवोल्यूशनरी डेज मतलब कि बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि भाई सोसाइटी में कोई नए चेंजेस ना हो, ठीक है, और वो जितने भी पुरानी चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल मोनार्की, ये सबको प्रिजर्व करके रखना चाहते थे। बट उसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि भाई प्री रिवॉल्यूशनरी डेज मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो पहले वाले दिन थे वैसी सिचुएशन ना हो सोसाइटी की। ओके, बल्कि उन्होंने रियलाइज़ करा कि जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने करे हैं, ठीक है, नेपोलियन ने मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले नेपोलियनिक कोड बताया था, आई थिंक लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था नेपोलियनिक कोड। तो जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने करे हैं, कंजर्वेटिव्स को लगता था कि वो चेंजेस बिल्कुल सही हैं और जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने करे हैं वो सारे के सारे चेंजेस जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है उनको स्ट्रेंथन करेगा। ओके, कंजर्वेटिव्स का मानना था कि नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस करे हैं इट कुड मेक द स्टेट मोर एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब कि जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने करे हैं वो चेंजेस कंजर्वेटिव्स के फेवर में हैं, क्योंकि वो सारे चेंजेस मेक श्योर करते हैं कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस कंजर्व्ड रहें। ओके, तो 1815 में ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलके नेपोलियन को डिफीट कर दिया था और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी कॉल्ड एज कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोग की बुक में दे रखी है। कंजर्वेटिव लोग जो थे वो चाहते थे कि सोसाइटी के ट्रेडिशनल चीज़ें प्रिजर्व्ड रहें, ठीक है। सो उनका मेजर मोटो ही यही था कि भाई सोसाइटी की ट्रेडिशनल चीज़ें जो कि सोशल डिविजन्स हैं, मोनार्की है, वो सारी प्रिजर्व्ड रहे, ठीक है। तो कंजर्वेटिव लोग, आप लोग खुद सोच के बताइए कि कंजर्वेटिव लोग क्या चाहते थे कि नेशन स्टेट बने। वो डेफिनेटली नहीं चाहते थे कि नेशन स्टेट बने, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जितनी भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं सोसाइटी की वो कंटिन्यू रहे और कोई भी नए चेंजेस ना आए, ठीक है। सो अब आप लोग की बुक में बताया गया है कि कैसे कंजर्वेटिव फॉर्म हुआ। तो 1815 में ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने मिला के नेपोलियन को डिफीट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद वो वेनिया में मिले एक सेटलमेंट ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, क्योंकि पहले नेपोलियन पूरे के पूरे यूरोप को रूल करता था। अब क्योंकि इन्होंने मिलके, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को डिफीट कर दिया था, तो इनको यूरोप से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना था, ठीक है। तो इसलिए वो लोग उन लोगों ने एक कांग्रेस बिठाई। दैट कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। वो जो कांग्रेस थी दैट वाज होस्टेड बाय अ चांसलर कॉल्ड एज ड्यूक मेटरनिक। ओके, और
उस टाइम पे उन्होंने एक ट्रीटी साइन की कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ वेनिया, ठीक है। उस ट्रीटी में क्या लिखा हुआ था कि जितने भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उन सारे चेंजेस को अंडू करना है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी चेंजेस हुए हैं उन सारे चेंजेस को हटाना है और सोसाइटी को वापस ट्रेडिशनल दैट इज़ पुराने फॉर्म में लेके जाना है। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले स्टेप क्या लिया कि जो भी किंग्स बर्बन डायनेस्टी के थे, ठीक है, जिनको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे डिफीट कर दिया था, वो उन लोग को पावर में वापस लेके आया गया। ओके, उसके अलावा फ्रांस के आसपास बहुत सारी बाउंड्रीज लगा दी ताकि फ्रांस और एक्सपैंड ना हो पाए, ठीक है। वो चाहते थे कि कोई नए चेंजेस ना हो, ठीक है। तो वो चाहते थे कि जितना सोसाइटी पुराने फॉर्म में जाए, जितना ट्रेडिशनल फॉर्म में जाए उतना अच्छा है। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप क्या लिया ट्रीटी ऑफ वेनिया में कि सबसे पहले बर्बन डायनेस्टी के किंग को वापस लेके आए। उसके बाद उन्होंने फ्रांस के पूरा जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर बहुत सारे एरियाज लगा दिए, ठीक है। फ्रांस की बाउंड्री सेटअप कर दी ताकि फ्रांस में और ज़्यादा एरियाज एडअप ना हो पाए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है नॉर्थ जिनोआ में, ठीक है, नॉर्थ जिनोआ में किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स बनाया गया, ठीक है, और किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स को ऐड कर दिया गया पीडमॉन्ट में। तो बेसिकली ये लोग क्या चाहते थे, ऑल इन ऑल ये जो है सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये लोग ऑल इन ऑल यही चाहते थे कि सोसाइटी जितने पुराने फॉर्म में जाए, जितने ट्रेडिशनल फॉर्म में जाए उतना अच्छा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने आप लोग को 2 पॉइंट्स बताए। तीसरा पॉइंट यही है कि जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स था विच वॉज इन नॉर्थ जिनोआ, ठीक है, उसको पीडमॉन्ट में ऐड कर दिया गया। ओके, उसके अलावा प्रूशिया को इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज दी गई और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का पूरा कंट्रोल दिया गया। ओके, बट जो 39 कॉन्फेडरेशंस बनाई गई थी नेपोलियन ने, उसको चेंज नहीं किया गया। ईस्ट में रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया और प्रूशिया को सैक्सोनी का पोर्शन दे दिया गया। ओके, मेन इंटेंशन यही था कि जितनी भी मोनार्कीज़ हैं उसको रीस्टोर कर दिया जाए, मतलब कि जितना भी ऑटोक्रेटिक रूल है, किंग्स का रूल है, उन सारे किंग्स के रूल को वापस लेके आया जाए। ओके, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि मैंने आप लोग को अभी बताए कि भाई प्रूशिया को नई टेरिटरीज दे दी, ओके, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया, उसके अलावा रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया, प्रूशिया को सैक्सोनी का पार्ट दे दिया। इस तरीके से ये लोग चाहते थे कि भाई कुछ भी चीज़ें चेंज ना हो, किंग का रूल चलता ही रहे अलग अलग रीजन्स में। इसलिए ये लोग चाहते थे कि ऑटोक्रेसी जो है, ठीक है, दैट इज़ जो किंग का रूल है, मोनार्की, ऑटोक्रेसी, ये सब कंटिन्यूड रहे। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंजर्वेटिव्स रिजाइम जो थे 1815 में वो ऑटोक्रेटिक थे, मतलब कि वो चाहते थे कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस बने रहे, ट्रेडिशनल जो मोनार्कीज हैं, जो किंग का रूल है वो चलता रहे, वो कोई भी क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करते थे। मतलब फॉर एग्जांपल ट्रीटी ऑफ वेनिया में मैंने आप लोग को बताया कितने सारे चेंजेस हुए, तो जो भी वो लोग चेंजेस करते थे, जो भी किंग का रूल करते थे, अगर कोई उनको पॉइंट आउट करके बोल दे कि भाई ये चीज़ तुम लोग गलत कर रहे हो, ठीक है, तो वो लोग वो सहन नहीं करते थे। क्रिटिसिज्म मतलब कि किसी को उनके गलत पॉइंट्स बताना। ओके, तो अगर कोई भी उनको पॉइंट आउट करके बोल दे कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो, तो वो लोग वो चीज़ सहन नहीं करते थे। ओके, और वो सारी एक्टिविटीज़ कर्व करना चाहते थे दैट क्वेश्चन ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर कोई कुछ कर्व मतलब कि मिटाना, ठीक है, टू रिमूव, ठीक है। तो अगर कोई इंसान कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई पोस्टर्स बना रही हूँ, मैं पोस्टर्स में बना के सबको बता रही हूँ कि ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट कितनी बेकार है और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट कितना बुरा रूल कर रही है, ठीक है। तो मैंने ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को टेस्ट करा। लेजिटिमेसी मतलब कि उनकी अच्छाई को, ठीक है। तो अगर कोई भी उनकी अच्छाई को टेस्ट करता था या फिर उनको ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को टेस्ट करता था, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को कर्व कर दिया जाता था, मतलब उन सारी एक्टिविटी को रिमूव करा दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद सेंसरशिप इम्पोज कर दी थी इन लोगों ने। सेंसरशिप मतलब कि जो प्रेस था, ठीक है, उसके पास कुछ फ्रीडम नहीं था कुछ लिखने का। ओके, एंड उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर दिया था कि भाई न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेस, सब में क्या बोला जा रहा है, सब कुछ कंट्रोल कर दिया था। ओके, बट फिर भी लोगों के अंदर से नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं गई, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर अभी तक लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग अभी तक डेवलप्ड थी और लोगों ने इशू उठाया कि भाई प्रेस को जो है फ्रीडम मिलनी चाहिए। ओके, नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास विच इज़ द रिवॉल्यूशनरीज। तो 1815 में जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, कंजर्वेटिव्स जो थे उन सब लोगों ने क्या करा था, उन सब लोगों ने ऑटोक्रेसी वापस ला दी थी, ठीक है, मोनार्की वापस ला दी थी, अलग अलग रीजन्स को किंग रूल कर रहे थे, ठीक है। कितना मुश्किल से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई थी, कितना मुश्किल से धीरे धीरे लोग पॉलिटिकल फ्रीडम मांग रहे थे, कितना मुश्किल से धीरे धीरे नेपोलियन ने कुछ मेजर्स लिए थे जिससे लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम मिल सके, ठीक है। बट इतने सालों में जो भी चेंजेस हुए 1815 में कंजर्वेटिव लोगों ने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन लोगों ने हर जगह वापस किंग का रूल स्टार्ट कर दिया था। ओके,
तो बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज़ का क्या मेजर एम था? सीक्रेट सोसाइटीज़ चाहती थी कि जितने भी रिवॉल्यूशनरी लोग हैं, रिवॉल्यूशनरी लोग मतलब कि जितने भी लोग जो कि चाहते हैं कि भाई नेशन स्टेट बने, जितने भी लोग जो चाहते हैं कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आए, तो जितने भी लोग हैं जो कि रिवॉल्यूशनरीज हैं, सीक्रेट सोसाइटीज़ उन सब लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया सीक्रेट सोसाइटीज़ ने। ओके, सो बेसिक एम उनका क्या था? बेसिक एम उनका यही था कि ये जो ट्रीटी ऑफ वेनिया में जितनी भी चीज़ें हुई है, जितनी भी मोनार्की सेटअप हुई है, इन सबको अपोज करना और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना। तो सीक्रेट सोसाइटीज़ और रिवॉल्यूशनरी का मेजर एम यही था कि भाई फ्रीडम के लिए फाइट करो, और जितने भी चेंजेस इन लोगों ने करे हैं, ठीक है, जितने भी मोनार्की ले आए ट्रीटी ऑफ वेनिया में, ठीक है, इन सब चेंजेस को हटाओ। ओके, तो और ये लोग चाहते थे कि ये जो जितना भी ऑटोक्रेसी का रूल हुआ है, जितना भी मोनार्की का रूल किया है ट्रीटी ऑफ वेनिया में, इन सबको हटाओ। ओके, ये जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे ये चाहते थे कि नेशन स्टेट बनने ही चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग की बुक में भी लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरीज सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, तो अब आप लोग की बुक में एक सीक्रेट सोसाइटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, जो कि बनाई थी जिप्सी मजीनी ने। ठीक है, तो आप लोग की बुक में बेसिकली जिप्सी मजीनी का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जिप्सी मजीनी जिनोआ में बॉर्न हुआ था 1807 में। वो क्या कार्बोनारी की सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना था। ठीक है, 24 ईयर्स ऑफ एज में उसको एग्जाइल में भेज दिया गया था। एग्जाइल मतलब कि देश से बाहर फेंक देना। ठीक है, तो 24 ईयर्स ऑफ एज में उसको देश से बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि उसने लिजूरिया में रिवॉल्यूशन कराने की कोशिश करी थी। ठीक है, उसने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज और फाउंड करी कॉल्ड एज यंग इटाली इन मर्सलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। ठीक है, इससे रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चन आता है। ओके, तो सीक्रेट सोसाइटीज इसने फॉर्म करी। उन सारी सीक्रेट सोसाइटी के जो मेंबर्स थे दे ऑल वर दी लाइक माइंडेड पीपल। ठीक है, मतलब जितने भी सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोग थे वो थे पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन में से। ठीक है, वो सब यही बिलीव करते थे कि भाई नेशन स्टेट बनने चाहिए और जितने भी ये जो मोनार्की और ऑटोक्रेटिक रूल है इनको हटाना चाहिए। ठीक है, जिप्सी मजीनी ये बिलीव करता था कि भगवान भी चाहता है कि नेशन स्टेट बने। ठीक है, और भगवान भी चाहता है कि छोटे छोटे किंगडम्स में ना डिवाइड होकर नेशन स्टेट बनने चाहिए। ठीक है, तो जिप्सी मजीनी का बेसिक आइडिया यही था कि भाई नेशन स्टेट बनाओ, और उसका बेसिक आइडिया यही था कि भगवान भी चाहता है कि छोटे छोटे कॉन्फेडरेशंस में कुछ भी डिवाइड ना हो और एक बड़ा सा नेशन स्टेट हर रीजन का बनना चाहिए और किंग किसी एरिया को रूल ना करे। ओके, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स। जिप्सी मजीनी का ये मानना था कि इटली छोटे छोटे किंगडम्स का पैचवर्क नहीं हो सकता। सारे जो किंग्स हैं उनको इटली से हटाकर एक प्रॉपर नेशन स्टेट बनाओ इटली का। ओके, सो वो यही चाहता था कि इटली नीड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड पब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। ठीक है, मतलब कि उसका मेजर आइडिया यही था कि भाई इटली छोटे छोटे कॉन्फेडरेशंस में डिवाइड नहीं होना चाहिए। मतलब पहले क्या था कि उस टाइम पे इटली छोटे छोटे कॉन्फेडरेशंस में डिवाइडेड था और एक एक कॉन्फेडरेशंस को अलग अलग किंग रूल करते थे। ठीक है, तो जिप्सी मजीनी का ये मानना था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए और इटली को एक सिंगल यूनिफाइड नेशन स्टेट में बदल देना चाहिए। ओके, सो उसके मॉडल को फॉलो करते हुए और भी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में। और जो जिप्सी मजीनी है वो रिलेंटलेसली मतलब कि बिना किसी की बात माने हमेशा मोनार्की को अपोज करता था और वो चाहता था कि भाई नेशन स्टेट्स जल्दी से जल्दी बने। ठीक है, उस टाइम पे मैंने आप लोग को बताया था कि जो ट्रीटी ऑफ वेनिया थी उसका जो वाइस चांसलर था वो था ड्यूक मेटर्निक। तो मेटर्निक बोलता था कि जिप्सी मजीनी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मतलब जिप्सी मजीनी की वजह से जो ये पूरा का पूरा मोनार्की वाला सिस्टम है ये खत्म हो सकता है। ओके, सो कंजर्वेटिव रिजाइन का सबसे बड़ा दुश्मन था जिप्सी मजीनी। तो अभी तक देखो दिस कंप्लीट्स पार्ट 2। तो अभी तक जो भी हुआ, ठीक है, उसको कोरिलेट करने में आप लोग को बहुत दिक्कत आएगी। एंड मैंने इस तरीके से पढ़ाया है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कोरिलेशन दिखे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि भाई 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई। ठीक है, उसके बाद रिवॉल्यूशनरी लोगों ने बहुत सारे चीज़ें करी ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो। ठीक है, उसके बाद जैकोबिन क्लब्स बनने लगे। जैकोबिन क्लब्स की हेल्प से जो डिफरेंट फ्रांस की आर्मीज़ थी, ठीक है, वो अलग अलग रीजन में जाती थी फ्रांस की आर्मीज़ एंड उधर जाके नेशनलिज्म का आइडिया प्रमोट करती थी। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि उसके बाद नेपोलियन आ गया। नेपोलियन ने अपना नेपोलियनिक कोड बनाया। ठीक है, नेपोलियनिक कोड से कई लोग खुश थे और कई लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि नेपोलियनिक कोड ने भी सेंसरशिप अप्लाई
बट लोगों को काफ़ी हद तक फ्रीडम मिल गई थी, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था नेपोलियनिक कोड ने सारे प्रिविलेजेस ले लिए थे बर्ड से रिलेटेड, तो नेपोलियन के टाइम पे काफ़ी सारी फ्रीडम मिल गई थी लोगों को, ठीक है। उसके बाद आया कंजर्वेटिव रिजाइम, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को 2-3 टॉपिक्स पढ़ाए रिलेटेड टू द एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। उस टाइम पे नेशनलिज्म किस चीज़ के लिए स्टैंड करता था वो पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया उसके बाद 1815 में आया कंजर्वेटिव रिजाइम, ठीक है। कंजर्वेटिव रिजाइम ने सारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट इज जितने भी जो सोशल डिवीजन है वो वापस ले आया, जितने भी जो किंग के रूल्स हैं वो वापस ले आया कंजर्वेटिव रिजाइम। और इसको रिवोल्यूशनरीज और सीक्रेट सोसाइटीज़ ने बहुत अपोज करा। सीक्रेट सोसाइटी का मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया, जिप्सी मजीनी काफ़ी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाता था। ओके, सो पूरा फर्स्ट और सेकंड सेक्शन की मैंने अभी तक आप लोग को समरी दे दी। Now in next class we will start the third section and I think अब 2-3 classes में ये chapter खत्म हो जाएगा। Okay, so thank you and have a nice day and please make sure to revise first and second part from NCERT. Okay, bye.